नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी, केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की क्लास में हमारा सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा था। सॉल्यूशन के चैप्टर में हमने अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में चर्चा की थी और अपन ने 4 अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ लिए थे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, सेकंड था क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा था हिमांक में अवनमन और फोर्थ नंबर था परासरण दाब। तो परासरण दाब के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो हेडिंग लिखोगे परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार। परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो परासरण दाब के आधार पर सॉल्यूशन आर 3 टाइप्स: आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मीन्स समपरासरी विलयन, अति परासरी विलयन और अल्प परासरी विलयन। तो परासरण दाब के आधार पर विलयनों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों। विलयनों को 3 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट है अपना समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन। दूसरा है अति परासरी विलयन और तीसरा है अल्प परासरी विलयन। अल्प परासरी विलयन, देखो समपरासरी विलयन क्या होता है, अति परासरी विलयन क्या होता है और अल्प परासरी विलयन क्या होता है। तो समपरासरी विलयन की निश्चित ताप पर अपन 2 विलयन ले ले। निश्चित ताप पर कितने सॉल्यूशन ले लिए? 2। और जब दोनों विलयनों का परासरण दाब समान हो जाए, तो देखो नाम से पता लग रहा है सम यानी समान और परासरी का मतलब परासरण दाब। तो जिन 2 विलयनों के परासरण दाब क्या हो? समान हो, तो उस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? समपरासरी विलयन। जिनका परासरण दाब समान होगा उनकी कंसंट्रेशन मीन सांद्रताएं भी क्या होगी? समान होगी। तो समपरासरी विलयन की परिभाषा क्या होगी कि निश्चित ताप पर जब 2 विलयनों का परासरण दाब समान होता है तो उस प्रकार के विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। तथा इस प्रकार के विलयन का परासरण दाब भी इस प्रकार के विलयन की सांद्रताएं क्या होती है? समान होती है। अति परासरी विलयन की परिभाषा भी हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं। अति यानी अधिक हो, तो जब 2 विलयनों में से पहले विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब की अपेक्षा क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो इस प्रकार के विलयन को अति परासरी विलयन कहते हैं। तथा उसकी विलयन की सांद्रता भी क्या होती है? अधिक होती है। इसी प्रकार से अल्प परासरी विलयन की अपन परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि वही निश्चित ताप पर जब पहले विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब की तुलना में कम हो, अल्प हो, कम हो, तो उस प्रकार के विलयन को अल्प परासरी विलयन कहते हैं। तथा इस विलयन की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। तो अल्प परासरी की सांद्रता कम होगी क्योंकि परासरण दाब कम है। अति परासरी की सांद्रता अधिक होगी क्योंकि परासरण दाब क्या है? अधिक है। और समपरासरी में परासरण दाब दोनों का समान है, तो उस कंडीशन में सांद्रताएं भी क्या होंगी? समान होंगी। तो समपरासरी विलयन के बारे में अपन लिखेंगे। इसी के नीचे अपने से 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं और तीनों के यहीं लिख लेते हैं। समपरासरी विलयन की परिभाषा होगी कि निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर
जब दो विलयनों का परासरण समान होता है तो इसे समपरासरी विलयन कहते हैं। इन विलयनों की सांद्रता भी समान होती है। अर्थात मान लिए दो विलयन की सांद्रता पहले की C1 थी, दूसरे की C2 थी, तो दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो C1 इज इक्वल टू C4 कंसंट्रेशन जो सांद्रता को बता रहा है। इसी प्रकार से अति परासरी विलयन की परिभाषा लिख सकते हैं कि निश्चित ताप पर जब पहले विलयन का परासरण दर दूसरे विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है तो इसे अति परासरी विलयन कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं, इसमें विलयन की सांद्रता अधिक हो। अर्थात यहाँ C1 इज ग्रेटर देन C2। पहले विलयन का परासरण दाब अधिक है तो पहले विलयन की सांद्रता भी क्या होगी? अधिक होगी। अल्प परासरी विलयन की परिभाषा भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि निश्चित ताप पर जब पहले विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब की तुलना में कम होता है उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं। और इसमें विलयन की सांद्रता
विलयन की सांद्रता कम होती है, अर्थात C1 is less than C2। इसे नोट कर लिया। इसके बाद में हम विलयनों के प्रकार के आधार पर संबंधित एक पराशरण दाब का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या है? क्वेश्चन लिखेंगे कि 4% यूरिया विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक के 12% विलयन का समपराशरी है। एक अन्य कार्बनिक यौगिक के 12% विलयन का समपराशरी है। तो उस कार्बनिक यौगिक का अणुभार या बोल मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोलर द्रव्यमान या अणुभार ज्ञात कीजिए। तो देखो, क्वेश्चन को सबसे पहले हमको समझना है कि यहाँ पराशरी विलयन आ गया, अर्थात पराशरण दाब से संबंधित न्यूमेरिकल है, और अणुभार पूछ रहा है, अर्थात हमने पराशरण दाब अणुभार के मध्य में एक संबंध पढ़ा था। उस फॉर्मूले की सहायता से हम उस कार्बनिक यौगिक का क्या ज्ञात कर सकते हैं? अणुभार। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है उसे लिखोगे और उसके आधार पर हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक तो दे रखा है 4% यूरिया विलयन, 4% यूरिया विलयन, और एक हमें दे रखा है 12% कार्बनिक यौगिक का विलयन, 12% कार्बनिक यौगिक का विलयन, कार्बनिक यौगिक का विलयन।
कार्बनिक यौगिक का विलयन। 2 वैल्यू हमें दी हुई है। अब 4% का मतलब क्या समझते हो और 12% का मतलब क्या समझते हैं? 4% का मतलब है कि जो विलयन है टोटल, उसमें 4% क्या है? यूरिया है। 4% क्या है? यूरिया। जैसे सपोज करो हमने टोटल विलयन 100 मान लिया, तो यूरिया उसमें कितना ग्राम हो जाएगा? 4 ग्राम हो जाएगा। और 12% का मतलब क्या हुआ कि टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो उसमें कार्बनिक यौगिक कितना प्रतिशत हो जाएगा? 12%। और जिसकी मात्रा कम होती है वो तो क्या होता है? विलय। और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है? विलायक। तो हम यहाँ से WB मतलब विलय का भार, विलय का भार मीन्स WB का मान निकाले, तो WB का मान कितना आ गया? 4 ग्राम। टोटल आयतन हमने कितना मान लिया? 100, तो उसका 4% यूरिया हो गया, तो 4% यूरिया कितना ग्राम हो गया? 4 ग्राम। इसी प्रकार से यहाँ से भी कार्बनिक यौगिक में टोटल आयतन कितना मान लिया? 100 मान लिया, तो उसमें भी WB कितना हो गया? 12 ग्राम। भाई ये चीज तो समझ में आ रही है कि 4% यूरिया, 4% का मतलब आप, अब मैं कहूँ कि 100 नहीं मानोगे, आप तो 1000 मानोगे, तो 1000 मानोगे तो 40 हो जाएगा, इसे 1000 मानोगे तो 120 हो जाएगा। आप कहोगे 1000 में तो 10,000 मानूंगा, इसे 10,000 मानोगे तो उसका 4% 400 हो जाएगा, और इसका 4% 10,000 मानोगे तो 1200 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी वैल्यू आप अपनी स्वेच्छा से मान सकते हो, तो उसमें उसका 4% निकाल लो, और इसमें इसका क्या निकाल लें? 12%। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि पाई बराबर फॉर्मूला होता है WB RT अपॉन WB RT अपॉन MBV। आपका ये फॉर्मूला पढ़ा था। और हमें टेम्परेचर इक्वेशन में दिया हुआ होगा कि टेम्परेचर नहीं दे रखा है, तो आप दोनों में टेम्परेचर को वैल्यू की जगह T की वैल्यू T रख देंगे, जो जो वैल्यू हमें दी हुई है वो रख देंगे। देखो अब यहाँ से M की, देखो WB की वैल्यू आपके पास है, R की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, T की वैल्यू नहीं दे रखी, इसे ऐसे कैसे छोड़ देंगे, V की वैल्यू हमें दे रखी है, MB की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यूरिया का अणुभार हमको क्या करना है? निकालना है। अणुभार का मतलब किसका? MB की वैल्यू। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। तो बताओ इसमें नाइट्रोजन कितने? 2 तो नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन हो गए। इसमें हाइड्रोजन 2 और 2 कितने? 4 हाइड्रोजन हो गए। और इसमें एक क्या है? कार्बन हो गया। और इसमें एक क्या है? ऑक्सीजन हो गया। सबका अनुभार, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, तो 2 × 14 कर दिया। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 4 × 1 कर दिया। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 1 × 12 कर दिया। और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 1 × 16 कर दिया। तो सबको क्या कर दो? जोड़ दो। ये कितना हो गया? 28, ये हो गया 4, ये हो गया 12, और ये हो गया 16। सबको जोड़ा, 28 और 12 हो गए 40, और 16 और 4 हो गए 20। तो सबको जोड़ा तो 40 और 20 कितना आ गया? 60। तो यूरिया का अनुभार कितना आ गया? 60। कितना आ गया? तो हम इसके अंदर वैल्यू में मान रखे, तो पाई बराबर WB की वैल्यू क्या है? WB की वैल्यू 4, R की जगह R रख दिया, T की जगह T रख दिया। MB की वैल्यू कितनी हो गई? 60, और इनटू में B की वैल्यू कितनी हो गई? 100। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ हमने वैल्यू निकाली उसी प्रकार से यहाँ निकालनी है। अब देखो यहाँ को हमको पता था कि कंपाउंड है यूरिया,
इसलिए हमने उसके तो Mb की अणुभार की वैल्यू निकाल दी, लेकिन यहाँ कोई कंपाउंड दिया हुआ है क्या, नाम है क्या, कौन सा कंपाउंड है जिसका अपन को अणुभार पता नहीं है और इसी का अणुभार हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इस कार्बनिक यौगिक का क्या निकालो, अणुभार निकालो। फॉर्मूला हम यही पुट कर दिया, WB RD अपॉन MB। देखो पहले विलयन का प्राशन था हमने मान लिया पाई1 और दूसरे विलयन का प्राशन था हम क्या मान लेते हैं, पाई2। तो पाई2 बराबर WB की वैल्यू 12 ग्राम, R की जगह R, T की जगह T अपॉन MB हमको निकालना है और V की वैल्यू कितना, 100। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया और इसे इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया, सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन में समझोगे, क्वेश्चन में एक लाइन और दी हुई है कि दोनों विलयन क्या है, समपराशरी। समपराशरी का मतलब दोनों विलयनों का परासरण दाब क्या है, समान है। तो दोनों विलयनों का परासरण दाब समान है तो प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कि पाई1 इज इक्वल टू पाई2। समपराशरी का मतलब यही है कि दोनों विलयनों का परासरण दाब क्या है, समान। तो पाई1 की जगह पाई1 की वैल्यू रख दो और पाई2 की जगह पाई2 की वैल्यू रख दो। पाई1 की वैल्यू क्या है, 4 इंटू R इंटू T अपॉन 60 इंटू 100, ये वैल्यू रख दी पाई1। और पाई2 की जगह पाई2 की वैल्यू रख देंगे 12 इंटू R इंटू T अपॉन MB इंटू 100। देखो 100 से 100 कट गया, R से R कट गया, T से T कैंसिल हो गया, हमारे पास ऊपर बचा 4 नीचे 60 इज इक्वल टू ऊपर 12 नीचे MB। तो हमको MB मोलर द्रव्यमान अणुभार ही तो निकालना है, तो इसे क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू MB इज इक्वल टू 12 इंटू 60 और MB की वैल्यू हम निकालेंगे तो 12 इंटू 60 अपॉन 4, ये कैंसिल हो गया 15 और 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया 30, 3 15 का 15, 15 और 3 18, तो 180 ग्राम प्रति मोल। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कार्बनिक यौगिक के अणुभार। नोट कर लो इसे, दोबारा समझाते हैं। एक बार क्वेश्चन को वापस समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा 4% यूरिया विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक के 12% विलयन का समपराशरी है, तो उस कार्बनिक यौगिक का अणुभार या मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, एक तो 4% वाला और एक कार्बनिक यौगिक के 12% वाला। 4% का मतलब क्या समझेंगे कि टोटल भार का 4% यूरिया, टोटल हमने आयतन मान लिया 100, तो विलय का भार मतलब यूरिया का भार 4% कितना हो जाएगा, 4। इसी प्रकार से 12% में निकालेंगे, टोटल आयतन 100 माना तो उसका 12%, 100 का 12% 12 ही होगा, अर्थात कार्बनिक यौगिक का भार कितना है, 12। यूरिया का अणुभार निकालेंगे Mb की वैल्यू, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड NH2, इनके परमाणु भारों का टोटल
टोटल किया कितना आ गया 60, तो ये यूरिया का क्या आ गया अणु। अब फॉर्मूला जानते हैं पाई इज इक्वल टू WRT अपॉन MV। तो WRT अपॉन MV हो गया, हमारे पास WB का मान 4, R की जगह R रख दिया, T की जगह T रख दिया, MV की वैल्यू 60 और V के स्थान पर क्या रख दिया 100। ये पहले विलेन का प्रश्न था है। इसी प्रकार से दूसरे विलेन का प्रश्न था निकालेंगे। यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट किया तो इसमें वैल्यू रखी, तो ये पहले विलेन का प्रश्न था पाई 1 मान लिया, दूसरे विलेन का प्रश्न था क्या मान लिया पाई 2। अब क्वेश्चन में हमें एक लाइन और इंडिकेट कर रखी है कि दोनों विलेन कैसे हैं समपरासरी। तो हम क्या लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार दोनों विलेनों के प्रासंगार मतलब पाई 1 और पाई 2 का मान क्या है बराबर, समान कर दिया समपरासरी में। पाई 1 के स्थान पर पाई 1 की वैल्यू रख दी और पाई 2 के स्थान पर पाई 2 की वैल्यू रख दी, दोनों वैल्यू। R2 से R2 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ऊपर 4 नीचे 60, ऊपर 12 नीचे MV की वैल्यू निकालनी है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके MV की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 ग्राम। कितनी आ जाएगी 180 ग्राम। इसी के साथ हम हमारी बुक्स के कुछ पीछे के न्यूमेरिकल भी अणुसंख्या गुणधर्म से जो संबंधित क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन मैं आपकी बुक में से नोट करवाता हूँ और आपको खुद को दिमाग लगाना है, स्वयं का दिमाग लगाना है कि आप उन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो न्यूमेरिकल में हमारी बुक के पहले क्वेश्चन पर हम चर्चा करें तो क्वेश्चन 10% W/W जलीय H2SO4 की मोललता की गणना कीजिए, ये मैं आपको करवा चुका नोटबुक के अंदर। लघुरात्मक का प्रश्न नंबर 4 जिस पर हम चर्चा करेंगे, लघुरात्मक क्वेश्चन का प्रश्न नंबर 4। लघुरात्मक प्रश्न और उसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इस प्रकार से, एक प्रोटीन के 0.2 एक प्रोटीन की 0.2 ग्राम जलीय विलयन में में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। केल्विन पर इस विलयन का 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब, इस विलयन का परासरण दाब 2.57 is 2.57 into 10⁻³ बार पाया गया। तो प्रोटीन की मोलर द्रव्यमान
तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए और कोष्टक में आपको R की वैल्यू दी हुई है 0.08 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। देखेंगे हम क्वेश्चन में 0.21 लीटर का है, 0.21 लीटर। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक प्रोटीन के 0.21 लीटर जले विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ बार पाया गया। तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो हमें जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है सबसे पहले वो लिखेंगे। तो टोटल विलयन कितना दे रखा है 0.21। तो हमें जो वैल्यू दी है तो टोटल आयतन हमें दिया हुआ है 0.21 लीटर, 0.21 लीटर। आगे चलते हैं। हमें B की वैल्यू 0.21 लीटर दी हुई है और उसमें प्रोटीन दिया हुआ है 1.26 ग्राम, अर्थात प्रोटीन की मात्रा कम है। तो प्रोटीन एक क्या हो गया विलय। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रोटीन का भार या WB, क्योंकि प्रोटीन विलय है तो WB की वैल्यू हमको दी है 1.26 ग्राम। ठीक है। टेम्परेचर हमें T दिया हुआ है 300 केल्विन। आप देखो डिग्री सेल्सियस होता तो अपन उसे केल्विन में चेंज करते, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में टेम्परेचर केल्विन परम ताप में दिया हुआ है। फिर परासरण दाब भी तो Y हमें दिया हुआ है 2.57 इंच to 10⁻³ बार। ये वैल्यू हमें दी हुई है और प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है, मीन्स हमें किसका मान पूछ रहा है Mb का मान पूछ रहा है। अब हम फॉर्मूले के अंदर मान रखेंगे। हम जानते हैं कि पाई होता है WBRT/NBV। ये फॉर्मूला होता है, अभी समझा था पिछले क्वेश्चन में। तो पाई की वैल्यू हमें दी हुई है तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है Mb की। तो हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है Mb की। तो हम फॉर्मूले को दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले को लिखोगे तो Mb इसे चेंज करके लिखो Mb V कहाँ चले जाएगा ऊपर, WBRT कहाँ जाएगा नीचे और 1/5 हो जाएगा। Mb की वैल्यू निकालोगे तो Mb बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, Mb बराबर WBRT/π × V। तो मैं सीधा फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, Mb बराबर इसके स्थान पर ये चले जाएगा, इसके स्थान पर ये चले जाएगा। तो फॉर्मूला Mb बराबर हो जाएगा WBRT/π × V। ये इसके स्थान पर आ गया और ये इसके स्थान पर आ गया। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। हम यहाँ से Mb की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Mb बराबर सारी वैल्यू आपको दी हुई है। WB की वैल्यू कितनी है, WB की वैल्यू 1.26। R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 0.08। T की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 300 केल्विन। अपॉन पाई की वैल्यू भी हमें दी हुई है 2.57 × 10⁻³
और V आयतन हमें दिया हुआ है 0.21। इसे सॉल्व करो और सॉल्व करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारी वैल्यू होगी किसकी, Mg की, मीन्स प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान। देखो हम ये 2 दशमलव से 2 दशमलव कैंसिल कर दें तो 21 से 21 को डिवाइड 21 से डिवाइड करोगे 126 से तो ये कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार। ये दोनों वैल्यू अपने कैंसिल की तो ये हो गया 6 बार। फिर हम 10⁻³ को ऊपर लेकर जाएंगे तो 10⁻³ ऊपर गई तो 10⁻+3 हो गई, +3 हो गई। फिर 0.08 को 2.57 से सॉल्व करोगे तो Mg लगभग आंसर आएगा 56 पॉइंट के समथिंग, दशमलव के समथिंग। तो इसका आंसर होगा 56.03 ग्राम प्रति मोल या ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम प्रति मोल भी लिख सकते हो या ग्राम मोल इनवर्स भी लिख सकते हो। ये इसकी वैल्यू है, सॉल्व कर लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 4 के बाद एक न्यूमेरिकल और है जो हिमांक ताप से संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे लघुरात्मक का प्रश्न नंबर 8। लघुरात्मक क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, उस ताप की गणना कीजिए, उस ताप की गणना कीजिए जिस पर 250 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज का विलयन जम जाएगा। ग्लूकोज का विलयन जम जाएगा। और यहाँ हमको Kf की वैल्यू दी हुई है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स।
तो यहाँ से फॉर्मूला लगेगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। हमें जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, देखो पहले तो हम यहाँ से हिमांक अवनमन निकालेंगे। हिमांक अवनमन डेल्टा TF होता है, तो हिमांक अवनमन की वैल्यू निकालने के बाद हमें जल का हिमांक ताप पता है, जल का टेम्परेचर पता होता है, तो जल के टेम्परेचर में से हिमांक अवनमन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास उस टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी जिस पर ग्लूकोज क्या होता है, जमता है। तो क्या क्या वैल्यू दी हुई है, सबसे पहले KF की वैल्यू दी हुई है, KF बराबर रखा 1.86। फिर हमें दे रखा है 250 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज। 250 ग्राम हमारे पास क्या है, जल है, और उसमें ग्लूकोज कितना है, ग्लूकोज हमारे पास दे रखा है कितना, 250 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज। तो हमें बताओ विलय कौन है, विलायक कौन है। तो जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो कौन होगा, विलय होगा। तो इसके अंदर जल तो क्या हो गया, विलायक, और ग्लूकोज क्या हो गया, विलय। तो विलायक को तो लिखते हैं WA से, और इसको विलय को लिखते हैं किससे, WB से। तो ये तो विलय है और ये क्या है, विलायक है। तो विलायक का भार हमें कितना दे रखा है, 250 ग्राम, और WB की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 54 ग्राम। देखो हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, WA की चाहिए, WB की चाहिए, KF की चाहिए, और एक किसकी चाहिए, MB की। तो MB की वैल्यू भी हम यहीं से निकाल सकते हैं, MB। B का मतलब क्या हो गया, विलय। विलय का मतलब किसका भार, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान या ग्लूकोज का अणु भार बराबर, फॉर्मूला होता है C6H12O6। 6 कार्बन तो 12 इंटू 6, क्योंकि एक कार्बन का परमाणु भार होता है 12। 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, तो 12 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 12 इंटू 1, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 6 इंटू क्या कर दिया, 16, 72, 12 और 96, तीनों को टोटल किया तो 180 दिया है। अर्थात MB का मान हमारे पास कितना है, 180। तो डेल्टा TF का मान निकालेंगे, डेल्टा TF बराबर KF की वैल्यू रखी 1.86, WB की वैल्यू हमने रखी 54 इंटू 1000 अपॉन MB की वैल्यू कितनी, 180, और WA की वैल्यू कितनी, 250। 10 से 10 से 10, 18 से काटा 3 पर, ये 5 से डिवाइड किया 2 पर, इसे 5 से डिवाइड किया 5 पर। तो ऊपर डेल्टा TF बराबर हमारे पास आया 1.86 इंटू 3 इंटू 2 और अपॉन में बचा 5, और इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पर आएगा 2.23। ये हिमांक अवनमन आ गया, मतलब हिमांक ताप में 2.23 केल्विन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब ये तो हिमांक अवनमन आए, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि ग्लूकोज कितने केल्विन टेम्परेचर पर जमेगा, तो इसको जल के हिमांक ताप में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। और जल का हिमांक ताप हमारा फिक्स होता है क्या, 273.15। तो ग्लूकोज अतः लिखेंगे, अतः ग्लूकोज का विलयन
अतः ग्लूकोज का विलयन जमेगा। तो जल का अनुपात 273.15 में से हमारे पास ईमान का अनुमान कितना है 2.23। इसे माइनस करेंगे तो 270 पॉइंट कुछ के समथिंग आएगा। माइनस करके लिख दो क्या है 270.9 कैलोरी आएगा। लगभग लिख देते हैं 270 कैलोरी, लगभग 270 कैलोरी। अतः ग्लूकोज कितने कैलोरी पर जमेगा 270 के लगभग पूरा आप घटा के लिख लेना जितना आ रहा है, लगभग बता रहे हैं इसके समथिंग 270 कैलोरी के समथिंग टेम्परेचर पर जमेगा। तो ये हमारे बुक्स के पीछे के क्वेश्चन थे जिन्हें हमने सॉल्व किया है। इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन और बच रहा है सेकंड चैप्टर में। असामान्य आणविक द्रव्यमान, वॉन टॉप गुणांक व संगुणन की मात्रा के मध्य संबंध, वॉन टॉप गुणांक व वियोजन की मात्रा के मध्य संबंध। ये 3 टॉपिक्स और बचे हैं। इन 3 टॉपिक्स पर जैसे ही चर्चा खत्म होगी हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा।